यास कपूर अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। हाथ में एक कीमती पेन था और सामने कुछ जरूरी फाइल्स खुली हुई थी। लेकिन उसका ध्यान फाइल्स पर कम और सामने रखे अपने स्मार्टफोन पर ज़्यादा था। वह पिछले 15 मिनट से स्क्रीन को देख रहा था। वह सोच रहा था कि कॉल करे या ना करे। कहीं प्रशंसा सो तो नहीं गई होगी या कहीं उसका कॉल उठाना उसे किसी मुश्किल में न डाल दे। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और शुभ अंदर आया। शुभ, जो कि आज का सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट था, उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें थीं। शुभ, सर, आपने बुलाया था? क्या सिंगापुर जाने से पहले कोई अर्जेंट काम है? शुभ ने कमरे के अंदर आते हुए धीरे से पूछा। यांस ने अपनी फाइल्स बंद की और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो काम से संबंधित तो बिल्कुल नहीं थी। शुभ, मुझे उन 7 घंटों का पूरा रिकॉर्ड चाहिए जब मैं होटल में था। मेरा मतलब है कि क्या उस दौरान बाहर कोई संदिग्ध गतिविधि हुई थी या किसी ने हमारे वहां होने की भनक ली थी? यांस ने गंभीर होते हुए कहा। शुभ ने अपनी डायरी खोली और कुछ चेक करने लगा। सर, सब कुछ बहुत गोपनीय रखा गया था। सार्थक सर ने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था। लेकिन एक छोटी सी बात है जो खटक रही है। जब आप वहां से निकले थे तो एक काली एसयूवी होटल के पिछले गेट पर देखी गई थी। वह किसी नामी बिजनेसमैन राइवल की हो सकती है। मुझे शक है कि विक्रम मल्होत्रा के आदमी आप पर नजर रख रहे हैं। शुभ ने पूरी जानकारी देते हुए कहा। यांस की आंखें ठंडी पड़ गईं। विक्रम मल्होत्रा, वह इंसान जो बरसों से जेके इंडस्ट्रीज के पीछे पड़ा था और जिसे यांस की कामयाबी एक आंख नहीं पाती थी। अगर उसे पता चला कि मेरी कोई कमजोरी है तो वह जरूर हमला करेगा। शुभ, तुम सुरक्षा और कड़ी कर दो, खासकर सुंदरपुर में प्रशंसा के आसपास। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि वह किसी की सुरक्षा में है। लेकिन एक खरोच भी उसे आई तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। यांस ने अपनी कठोर आवाज में निर्देश दिया। जी सर, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने पहले ही वहां अपने बेहतरीन गार्ड्स को सादे लिबास में तैनात कर दिया था। प्रशंसा मैम को जरा भी शक नहीं होगा कि उन पर नजर रखी जा रही है। शुभ ने सिर झुकाते हुए सर कहा। ठीक है शुभ, अब तुम जा सकते हो। कल सुबह की फ्लाइट के लिए तैयार रहना। यांस ने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। शुभ के जाते ही यांस ने फिर से अपना फोन उठाया। अब उसका धैर्य जवाब दे चुका था। उसने प्रशंसा का नंबर डायल किया। प्रशंसा अपने बेड पर लेटी हुई थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बस छत की तरफ देख रही थी और अपनी उंगलियों से चादर के किनारे को मरोड़ रही थी। अचानक उसके सिराने रखा फोन वाइब्रेट हुआ। अंधेरे कमरे में स्क्रीन की रोशनी उसकी आंखों में चमकने लगी। अनजान नंबर देखकर वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद ये वही है। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और धीरे से उसे अपने कान से लगाया। हेलो, प्रशंसा ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। उस तरफ से कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। प्रशंसा को किसी की गहरी सांसें लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। वही खुशबू जो उसने होटल के कमरे में महसूस की थी, जैसे फोन के माध्यम से उसके पास पहुंच रही हो। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? यहाँ की वह गहरी और अधिकार भरी आवाज गूंजी। प्रशंसा के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। आप, मुझे लगा आप भूल गए होंगे या आप अपनी मीटिंग्स में बिजी होंगे। प्रशंसा ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। भूल गया? यांस ने हल्का सा हंसते हुए कहा। तुम्हें भूलना मेरे लिए अपनी सांसों को भूलने जैसा है। मैं यहाँ फाइल्स के ढेर में बैठा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग उस होटल के सोफे पर अटका हुआ है जहाँ तुम मेरी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। तुम्हें याद है वो 7 घंटे? यांस ने अपनी आवाज को और ज्यादा नजदीक लाते हुए कहा। फिर संसा ने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। हाँ, मुझे सब याद है। आपकी वो कॉफी, आपकी वो बातें और आपका वो। प्रशंसा रुक गई। उसका गला भर आया। मेरा वो क्या? बोलो प्रशंसा। चुप क्यों हो गई? यांस ने उसे उकसाते हुए कहा। आपका वो गुस्सा और फिर आपका वो प्यार। आप बहुत डराते हैं मुझे, लेकिन मुझे उस डर में भी बहुत सुकून मिलता है। प्रशंसा ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात पूरी की। यांस अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें पता है प्रशंसा, यहाँ मुंबई में सब कुछ वैसा ही है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा घर, मेरा ऑफिस, सब खाली खाली लग रहा है, जैसे मेरा सब कुछ सुंदरपुर में ही छूट गया हो। प्रशंसा खामोश रही। वह बस उसकी आवाज को महसूस कर रही थी। अब एक बार फिर से बोलो, यांस ने अचानक कहा। क्या? प्रशंसा ने मासूमियत से पूछा। मेरा नाम, मुझे अपनी आंखों को
बंद करके उस एहसास को फिर से जीना है जब तुमने पहली बार मुझे पुकारा था। बोलो प्रशंसा, यांस ने बहुत धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा। प्रशंसा की धड़कनें तेज हो गईं। वह अपने बेड से उठी और खिड़की की तरफ देखने लगी जहाँ चांदनी बिखरी हुई थी। यांस, प्रशंसा ने बहुत मिठास और समर्पण के साथ उसका नाम लिया। यांस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। एक बार फिर से, प्लीज, यांस ने लगभग गुजारिश करते हुए कहा। यांस, आप जल्दी वापस आ जाइए ना। मुझे यहाँ अकेलापन लग रहा है और मुझे डर लगता है कि कहीं आप मुझसे दूर ना चले जाएं। प्रशंसा ने अपनी इच्छा जाहिर की। मैं आऊंगा प्रशंसा, बहुत जल्दी आऊंगा। मैं सिंगापुर जा रहा हूँ ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकूं। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, किसी भी अजनबी से बात मत करना और हवेली के बाहर मत निकलना जब तक बहुत जरूरी ना हो। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की बहुत चिंता रहती है, यांस ने गंभीर होते हुए कहा। सुरक्षा? क्या कोई खतरा है? प्रशंसा ने घबराकर पूछा। खतरा कोई नहीं है जब तक मैं हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। अब सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना होगा। गुड नाइट मेरी बीवी, यांस ने बहुत प्यार से कहा। गुड नाइट, प्रशंसा ने कहा और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद प्रशंसा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही यांस कपूर है जो कल तक उसके लिए एक अजनबी पत्थर थे। उधर मुंबई में यांस ने सुब को फिर से मैसेज किया। सुब, विक्रम मल्होत्रा की हर चाल पर नजर रखो। अगर उसने प्रशंसा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मल्होत्रा ग्रुप का नामो निशान मिटा दूंगा। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। यांस के चेहरे पर एक सख्त संकल्प था और प्रशंसा के चेहरे पर एक मीठा इंतजार। सूरज की पहली किरणें अभी खिली ही थीं कि यांस कपूर अपने लाव लश्कर के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई कुछ और ही बयान कर रही थी। सो उसके पीछे पीछे ब्रीफकेस और आईपैड थामे चल रहा था। तभी पीछे से भागते हुए सार्थक आया। उसके हाथ में यांस की पसंदीदा सैंडविच का पैकेट था। भैया रुको तो सही, आप तो ऐसे भाग रहे हो जैसे सिंगापुर नहीं बल्कि अपनी ससुराल जा रहे हो, सार्थक ने हाँफते हुए मजाक में कहा। यांस रुका और उसने एक तिरछी नजर सार्थक पर डाली। सार्थक, सुबह सुबह अपना सेल्स ऑफ ह्यूमर घर छोड़कर आया करो। मैं काम से जा रहा हूँ, कोई छुट्टी मनाने नहीं, यांस ने अपनी आवाज को सख्त रखते हुए कहा। शुभ ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और दूसरी तरफ देखने लगा। सर, सब कुछ रेडी है, हमें अगले 10 मिनट में टेक ऑफ करना होगा, शुभ ने प्रोफेशनल अंदाज में जानकारी दी। सार्थक ने शुभ के कंधे पर हाथ रखा और आंख मारते हुए बोला। शुभ, तूने देखा भैया को? कल रात से 3 बार तो अपना फोन चेक कर चुके हैं। जो इंसान कभी नोटिफिकेशन की आवाज से चिढ़ता था, अब वो रिंगटोन का इंतजार कर रहा है। भैया मान लीजिए ना, आप बिजनेस टाइकून से अब पूरे आशिक मजनू बन गए हैं, सार्थक ने यांस को चिढ़ाते हुए कहा। यांस ने सार्थक का कान पकड़ने की कोशिश की पर वह पीछे हट गया। सार्थक, चुपचाप घर जाओ और पापा का ख्याल रखो। अगर मुझे सुंदरपुर से कोई भी शिकायत मिली तो याद रखना, मैं वहां से सीधा तुम्हें वहां भेज दूंगा जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते। यांस ने चेतावनी दी पर उसके लहजे में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। भैया, आप तो बस धमकियां दीजिए, पर भाभी की आवाज सुनते ही आप जो पिघलते हैं वो सीन देखने लायक होता है। हैप्पी जर्नी मजनू भैया, सार्थक ने हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा। यांस ने सिर झटक दिया और जेट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुब्बी पीछे पीछे चढ़ गया। जेट के अंदर बैठते ही यांस ने फिर से अपना फोन निकाला और प्रशंसा की तस्वीर देखने लगा जो उसने चोरी से ली थी। दोपहर के 2 बजे सिंगापुर की गर्मी और वहां की गगनचुंबी इमारतें यांस का स्वागत कर रही थीं, लेकिन यांस का मन तो सुंदरपुर की उन कच्ची गलियों और हवेली की छत पर अटका हुआ था। होटल तक का सफर यांस ने बिना एक शब्द बोले बिताया। वह बस बाहर की सड़कों को देख रहा था, पर उसके दिमाग में प्रशंसा के साथ बिताए वो 7 घंटे किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। होटल मरीना बे सैंड्स में चेक इन करने के बाद यहाँ सीधा अपने स्वीट में चला गया। शुभ ने सारा सामान सेट करवाया और यांस के पास आया। सर, आपकी शाम की मीटिंग शाम 6 बजे है, तब तक आप आराम कर सकते हैं, शुभ ने कहा। शुभ, मुझे आराम नहीं चाहिए, तुम बस ये देखो कि मेरे फोन का नेटवर्क फुल रहे और हाँ, सुंदरपुर वाले गार्ड से अपडेट लो। सब ठीक है ना? यांस ने अपनी बेचैनी छिपाते हुए पूछा। सर, मैंने अभी बात की है, मैम अभी अपने गार्डन में बैठी हैं और म्यू मैम उनके साथ है, सब सुरक्षित है, शुभ ने मुस्कुराकर कहा। उसे समझ आ रहा था कि उसके बॉस की हालत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी।
यांस ने सुख को जाने का इशारा किया और खुद बेड पर गिर पड़ा। उसने घड़ी देखी, वहां अभी दोपहर थी, पर उसे लग रहा था कि जैसे सदियां बीत गई हों प्रशंसा से बात किए हुए। उसने बिना सोचे समझे प्रशंसा को वीडियो कॉल कर दिया। प्रशंसा गार्डन में एक झूले पर बैठी थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। वीडियो कॉल देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और कॉल उठाया। स्क्रीन पर रियाज का चेहरा देखते ही प्रशंसा की आंखों में एक अजीब सी तड़प और खुशी साथ साथ झलक आई। आप आप पहुंच गए? प्रशंसा ने मासूमियत से पूछा। उसकी आवाज में वही मीठी बेचैनी थी। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ। क्या कर रही हो तुम? मुझे याद कर रही थी या नहीं? रियाज ने अपना फोन स्टैंड पर टिकाते हुए पूछा। बेड पर लेटा हुआ था और उसकी शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले थे। प्रशंसा उसे ऐसे देखकर और ज्यादा शर्मा गई। मैं बस बैठी थी। यहाँ बहुत सन्नाटा लग रहा है। जब आप यहाँ थे तो सब कितना भरा भरा सा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रशंसा ने अपनी उंगलियों से झूले की चैन को घुमाते हुए कहा। यहाँ को उसकी यह मासूम तड़प बहुत प्यारी लगी। यहाँ भी वही हाल है प्रशंसा। ये इतना बड़ा स्वीट मुझे काट खाने को दौड़ रहा है। मुझे यहाँ की लग्जरी नहीं, बल्कि तुम्हारी गोद का बहुत सुकून चाहिए। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? यास ने अपनी आवाज को बहुत धीमा और मधुर करने वाला बनाया। प्रशंसा ने अपनी आंखें झुका ली। हाँ, मुझे याद है। आपने कहा था कि मैं आपकी सांसें बन गई हूँ। प्रशंसा ने फुसफुसाते हुए कहा। तो फिर अपनी इन सांसों को रुकने मत देना। अच्छा सुनो, थोड़ा नजदीक आओ स्क्रीन के, यास ने अचानक कहा। प्रशंसा ने फोन को अपने चेहरे के और करीब किया। क्या हुआ? प्रशंसा ने पूछा। न्यास ने स्क्रीन पर प्रशंसा के माथे वाली जगह पर अपनी उंगलियां फेरी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश मैं तुम्हें अभी छू सकता। न्यास ने बहुत भावुक होकर कहा। प्रशंसा की आंखों में आंसू आ गए। आप जल्दी वापस आइए ना। यास, प्रशंसा ने पहली बार वीडियो कॉल पर उसका नाम लिया। यास का दिल इस नाम को सुनकर जैसे थम गया। उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करो प्रशंसा, अभी। प्रशंसा ने बिना सवाल किए अपनी पलकें मूंद लीं। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। यास ने धीरे से अपने फोन की स्क्रीन पर अपना सिर झुकाया और जहां प्रशंसा का चेहरा दिख रहा था, वहां पर एक बहुत ही कोमल और लंबा किस किया। प्रशंसा को महसूस हुआ जैसे हजारों मील दूर से ही यास का स्पर्श उसके दिल तक पहुंच गया हो। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा यास उसे बहुत ही प्यार और हसरत भरी नजरों से देख रहा था। ये क्या था? प्रशंसा ने शर्माते हुए अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया। ये मेरा वादा था कि मैं दूर होकर भी तुम्हारे पास हूँ। अब जल्दी से मुस्कुराओ, वरना मैं अभी अगली फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाऊंगा। यास ने मजाक और हकीकत के बीच झूलते हुए कहा। प्रशंसा खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। नहीं, आप अपना काम पूरा कीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी बहुत बेसब्री से, प्रशंसा ने कहा। उसकी बातें घंटों चलती रहीं। यास ने उसे सिंगापुर का नजारा दिखाया और प्रशंसा ने उसे हवेली के खिले हुए फूल। दूरियों ने उनके बीच के प्यार को और ज्यादा गहरा कर दिया था। यहाँ जो कभी किसी से घंटों बात नहीं करता था, आज फोन रखने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में कॉल काटते वक्त यांस ने फिर से उसे अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने को कहा। उसे पता था कि दुश्मन घात लगाए बैठा है, पर वह प्रशंसा को डराना नहीं चाहता था। मुंबई के पौष इलाके में स्थित जीवन मेंशन में आज सुबह से ही एक अलग तरीके की रौनक थी। जया जी अपने लिविंग रूम में बैठी हुई थी और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उन्होंने हाथ में अपना फोन लिया और सुंदरपुर का नंबर मिलाया। उन्हें पता था कि यहाँ सिंगापुर में है और प्रशंसा सुंदरपुर में, लेकिन वे चाहती थी कि दोनों परिवारों के बीच की दूरियां अब पूरी तरह खत्म हो जाएं। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से मोहन जी ने फोन उठाया। नमस्ते मोहन जी, कैसी है हमारी बिटिया और आप सब लोग? जया जी ने बहुत ही अपनेपन के साथ पूछा। नमस्ते जया जी, हम सब ठीक हैं। प्रशंसा भी अब काफी बेहतर महसूस कर रही है। आप सुनाइए, मुंबई में सब खैरियत है ना? मोहन जी ने सम्मान के साथ उत्तर दिया। जी मोहन जी, सब बहुत अच्छा है। दरअसल मैं आपसे शादी की रस्मों के बारे में बात करना चाह रही थी। यश तो अब सिंगापुर चला गया है और वहां से लौटते ही वह चाहता है कि हम शादी की तारीख पक्की कर लें। वह तो कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके प्रशंसा को अपने घर ले आए। जया जी ने हंसते हुए कहा। मोहन जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यश बेटा बहुत ही जिम्मेदार है। हमें खुशी है कि प्रशंसा ऐसे घर में जा रही है जहाँ उसे इतना प्यार मिल रहा है। आप जैसा कहें, हम तैयारियों के लिए तैयार हैं। सुंदरपुर में हम एक छोटी सी रस्म करना चाहते हैं
जिसे हम सगाई का शगुन कहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो। मोहन जी ने अपनी इच्छा जताई। क्यों नहीं मोहन जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं और जीवन जी अगले हफ्ते सुंदरपुर आने का प्लान बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों की खुशियों में कोई कमी ना रहे। जया जी ने उत्साह से कहा। उनकी बात काफी देर तक चलती रही। दोनों परिवारों ने रीति रिवाजों और रस्मों को लेकर लंबी चर्चा की। उधर सार्थक सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी माँ की बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि उसके मजनू भैया ने जरूर अपनी माँ के कान भरे होंगे कि जल्दी से सब फिक्स करवा दें। हवेली के ऊपर वाले कमरे में प्रशंसा अपने बेड पर बैठी थी और मीहू भाभी उसके बालों में तेल लगा रही थी। दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारी और लंबी बातचीत चल रही थी। भाभी, आपको सच में लगता है कि यहाँ से, मेरा मतलब है यास, बस सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं या बस ये सब उस कसम की वजह से है? प्रशंसा ने अपनी गर्दन झुकाते हुए धीरे से पूछा। म्यू ने प्रशंसा के कंधे थपथपाए। मेरी बोली प्रशंसा, तुम अभी भी वही पुरानी बात लेकर बैठी हो? क्या तुम्हें उसकी आंखों में वह तड़प नहीं दिखी जब वह तुम्हें देख रहा था? और वह जो वीडियो कॉल पर घंटों तुम्हारी बातें सुनता है, क्या वह भी किसी कसम का हिस्सा है? म्यू मुस्कुराकर बोली। प्रशंसा ने अपनी उंगलियों से चादर का कोना मरोड़ा। मुझे पता है भाभी, पर कभी कभी यकीन नहीं होता। वह इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी दुनिया कितनी अलग है, और मैं बस एक साधारण सी लड़की हूँ। मुझे डर लगता है कि जब मैं मुंबई जाऊंगी तो क्या मैं उनके साथ कदम से कदम मिला पाऊंगी? प्रशंसा ने अपनी आशंका जताई। म्यू ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया। सुन प्रशंसा, प्यार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, और यांस ने तुम्हें तुम्हारी सादगी के लिए चुना है। उसे कोई बिजनेस पार्टनर नहीं चाहिए, उसे एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो उसे घर आने पर सुकून दे सके, और वो सुकून उसे सिर्फ तुम्हारे पास मिलता है। तुमने देखा नहीं था उस दिन होटल में, जब वह तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान अपनी सारी थकान भूल गया हो। म्यू ने बहुत ही गहराई से समझाया। प्रशंसा के चेहरे पर वही पुरानी लाली आ गई। भाभी, वह सच में बहुत बदल गए हैं। पहले तो वह बात भी नहीं करते थे, और अब वह मुझे मेरी बीवी कहकर बुलाते हैं। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि मुझे लगता है उन्हें सुनाई दे जाएगा। प्रशंसा ने शर्माते हुए कहा। यही तो प्यार है प्रशंसा। और हाँ, मैंने सुना है कि जया आंटी और पापा जी बात कर रहे थे शादी की रस्मों के बारे में। बहुत जल्दी तुम इस हवेली से विदा होकर उस महल जैसी जिंदगी में जाने वाली हो। लेकिन याद रखना, वहां भी तुम्हें अपनी यह मासूमियत नहीं खोनी है। म्यू ने उसे गले लगाते हुए कहा। भाभी, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। यहाँ गार्डन में जाती हूँ तो हर जगह उनका एहसास होता है। वह सिंगापुर से कब आएंगे? उन्होंने कहा था कि जल्दी आएंगे, पर एक एक दिन एक साल जैसा लग रहा है। प्रशंसा ने मासूम तड़प के साथ कहा। आ जाएंगे जल्दी, वह भी वहां तुम्हारे बिना बेचैनी होंगे। अच्छा सुन, कल हमें बाजार जाना है। तुम्हारी शादी की खरीदारी शुरू करनी होगी। माँ जी ने कहा है कि अब देरी नहीं करनी है। म्यू ने खुशी से बताया। बाजार? पर भाभी, उन्होंने कहा था कि मैं बाहर ना जाऊं। उन्होंने सुरक्षा की बात की थी। प्रशंसा को यास की चेतावनी याद आई। अरे, हम साथ होंगे ना, निशान भी होंगे और साथ में गार्ड्स भी। कुछ नहीं होगा। शॉपिंग तो जरूरी है ना? म्यू ने उसे आश्वस्त किया। प्रशंसा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट थी। वह आज के वादे और उसकी सुरक्षा वाली बात को टालना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि शादी की रस्मों को रोका नहीं जा सकता। रात होते होते प्रशंसा ने फिर से अपने फोन को देखा। उसे इंतजार था कि कब सिंगापुर की घड़ी में रात होगी और उसका यांस उसे कॉल करेगा। उसे अब उसकी आवाज की आदत हो गई थी, एक ऐसी आदत जिसे वह कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। उधर सिंगापुर में यहाँ से एक बहुत बड़ी डील साइन कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर जा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें सुंदरपुर में अटकी हुई है और वह बस एक मशीन की तरह यहाँ काम कर रहा है। सुंदरपुर का बाजार आज अपनी पूरी रंगत में था। सड़कों पर भीड़ थी और दुकानों पर शादियों की खरीदारी का शोर। प्रशंसा म्यू भाभी और निशान के साथ अपनी शादी की खरीदारी के लिए बाजार पहुंची थी। यहाँ की सख्त हिदायत के बावजूद म्यू और सरोज जी के दबाव में प्रशंसा को बाहर आना पड़ा। हालांकि निशान ने सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया था और सादे लिबास में यहाँ के भेजे हुए गार्ड्स भी आसपास ही थे। प्रशंसा ने एक हल्का गुलाबी रंग का सूट पहना था और सिर पर दुपट्टा बहुत करीने से ओढ़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक
और थोड़ी घबराहट दोनों थी। उसे बार बार यांस की वह बात याद आ रही थी कि हवेली से बाहर मत निकलना। फिर संसद देखो, ये लहंगा कितना प्यारा है, तुम्हारी पसंद का कलर है ना। मीनू ने एक बड़ी दुकान के अंदर घुसते हुए एक खूबसूरत लहंगे की तरफ इशारा किया। फिर संसा ने लहंगे को देखा, पर उसका मन कहीं और था। हाँ भाभी, सुंदर तो है, पर क्या हमें इतनी जल्दी करनी चाहिए थी? इसका मतलब है कि अभी तो यास भी वापस नहीं आया है। फिर संसा ने धीमी आवाज में कहा, अरे पगली, शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है, और फिर फिटिंग भी करानी होती है। निशान बाहर खड़ा है और गार्ड्स भी साथ हैं। तुम बस अपनी पसंद बताओ। म्यू ने उसका हाथ पकड़कर उसे शीशे के सामने खड़ा करते हुए कहा। फिर संसा ने आईने में खुद को देखा। वह सोचने लगी कि जब वह दुल्हन बनेगी और यहाँ से उसे देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यह सोचकर ही उसके गालों पर गुलाबी रंग चढ़ गया। विक्रम मल्होत्रा अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर प्रशंसा की कुछ तस्वीरें बिखरी हुई थी, जो गुप्त रूप से ली गई थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तो यह है यास कपूर की दुखती रग, एक मासूम सी गांव की लड़की। यास, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने लाकर। अब मैं देखूंगा कि तुम अपनी इस सांस को कैसे बचाते हो। विक्रम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सिगार लगाते हुए कहा। उसके सामने उसका खास गुंडा राका खड़ा था। राका, सुंदरपुर के बाजार में अभी वह लड़की मौजूद है। मुझे वहां कोई हंगामा नहीं चाहिए। बस एक ऐसा एक्सीडेंट होना चाहिए कि आज सिंगापुर की अपनी डील छोड़कर भागता हुआ इंडिया आए, और यहाँ आकर उसे पता चले कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। विक्रम ने नफरत भरे लहजे में आदेश दिया। समझ गया बॉस, मेरे आदमी बाजार में फैल चुके हैं, बस यही मौके का इंतजार है। राका ने गर्दन झुकाते हुए कहा और बाहर निकल गया। शॉपिंग के बाद प्रशंसा और म्यू दुकान के बाहर निकले। निशान पार्किंग से गाड़ी लेने गया था। प्रशंसा एक किनारे खड़ी होकर निशान का इंतजार कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। भाभी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलिए जल्दी यहाँ से चलते हैं। प्रशंसा ने म्यू का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। क्या हुआ प्रशंसा, तुम इतना डर क्यों रही हो? निशान बस आता ही होगा। म्यू ने उसे शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक भीड़ में से एक तेज रफ्तार बाइक उनकी तरफ बढ़ी। बाइक सवार ने अपना चेहरा काले हेलमेट से ढका हुआ था। वह सीधे प्रशंसा की ओर बढ़ रहा था। सावधान मैम, पीछे हटिए। सादे लिबास में मौजूद यहाँ के एक गार्ड ने चिल्लाकर प्रशंसा को धक्का दिया, और वह फुटपाथ की तरफ गिर गई। बाइक सवार ने एक तेज कट मारा और प्रशंसा के हाथ से उसका बैग छीनने की कोशिश की, ताकि वह उसे नीचे गिरा सके या घायल कर सके। लेकिन गार्ड्स की मुस्तैदी की वजह से वह नाकाम रहा और भीड़ में ओझल हो गया। फिर संसा थर थर कांप रही थी। म्यू भागकर उसके पास आई और उसे सहारा देकर उठाया। फिर संसा, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? म्यू ने घबराकर पूछा। फिर संसा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा था भाभी, हमें बाहर नहीं आना चाहिए था। उन्होंने मना किया था। मेरी जान निकल गई थी अभी। फिर संसा ने हिचकियां लेते हुए कहा। तभी निशान गाड़ी लेकर पहुंचा और माजरा समझकर आग बबूला हो गया। उसने तुरंत गार्ड्स को उस बाइक सवार का पीछा करने को कहा। घर चलो अभी, निशान ने सख्ती से कहा, और दोनों को गाड़ी में बिठाया। यहाँ से एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दे रहा था। तभी उसके फोन पर एक रेड अलर्ट मैसेज फ्लैट हुआ। यह मैसेज उसके सिक्योरिटी हेड का था। यहाँ का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने प्रेजेंटेशन बीच में ही रोक दी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, यहाँ ने बिना किसी स्पष्टीकरण के कहा, और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। सुब उसके पीछे भागा। सर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सुब ने घबराकर पूछा। सुब, अभी के अभी सुंदरपुर फोन लगाओ, बाजार में प्रशंसा पर हमला हुआ है। मेरे गार्ड्स ने मैसेज किया है। यश की आवाज में एक ऐसा खौफ था जो सुब ने पहले कभी नहीं सुना था। सुब ने तुरंत फोन मिलाया और निशान से बात की। यश ने फोन अपने हाथ में ले लिया। निशान, प्रशंसा कैसी है? उसे खरोच भी आई है क्या? यश की आवाज में दहाड़ थी। यश, वह सुरक्षित है, पर बहुत डरी हुई है। वह रो रही है और बस तुम्हारा नाम ले रही है। मुझे माफ कर दो, मुझे उसे बाजार नहीं ले जाना चाहिए था। निशान ने गिलानी के साथ कहा। यश ने आंखें बंद कर ली और दीवार पर अपना सिर टिका दिया। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। निशान, उसे अपने पास से एक पल के लिए भी दूर मत होने देना। मैं पहली फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, और सुबह पता लगाओ ये किसका काम है। अगर मल्होत्रा का नाम इसमें आया तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। यश ने फोन काटते हुए कहा। उसकी आंखों में अब प्यार की जगह एक खूंखार इंतकाम की आग थी। उसे एहसास हो गया था कि उसके दुश्मन ने उसकी जान पर हाथ डाल दिया है।
बाजार की उस खौफनाक घटना के बाद हवेली में जैसे मातम छा गया था। प्रशंसा अपने कमरे में बिस्तर पर सिमटी हुई बैठी थी और लगातार कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मीहू भाभी उसके पास बैठी उसका सिर सहला रही थी और निशान कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। प्रशंसा, चुप हो जा मेरी जान, देख तू बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। मीहू ने उसे ढाढ़स बताते हुए कहा। भाभी, वो वो बाइक वाला सीधे मेरी तरफ आ रहा था। अगर वो गार्ड मुझे धक्का नहीं देता तो, प्रशंसा ने हिचकी लेते हुए कहा और फिर से रोने लगी। निशान ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है प्रशंसा, पर न्यास का क्या करेंगे? वह भी रास्ते में है और उसका फोन आ चुका है। उसकी आवाज सुनकर ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। उसने साफ कहा है कि वह किसी को नहीं छोड़ेगा। निशान ने चिंता में डूबे स्वर में कहा। तभी हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई और टायरों के घिसने का शोर गूंज उठा। प्रशंसा का दिल जोर से धड़का। उसे पता था कि उसका रक्षक उसका यांस आ चुका है और वह जानती थी कि आज उसका सामना उस यांस से होगा जो सिर्फ आग बरसाना जानता है। हवेली का भारी दरवाजा धड़ाम से खुला। यास कपूर अंदर दाखिल हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खून उतर आया था और चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। सुबह और उसके पीछे भागते हुए आधा दर्जन सुरक्षा कर्मी थे। यांस ने सीधे ऊपर वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाए। निशान बाहर आया। यांस, सुनो तो सही, वह ठीक है। यांस ने निशान की तरफ देखा भी नहीं और उसे अपने रास्ते से धकेलते हुए सीधे प्रशंसा के कमरे में घुस गया। उसने कमरे का दरवाजा इतनी जोर से खोला कि वह दीवार से जा टकराया। प्रशंसा ने यांस को देखा और डर के मारे उसकी आवाज गले में ही अटक गई। यांस के चेहरे पर आज वह प्यार नहीं था जो उसने सिंगापुर में वीडियो कॉल पर देखा था। आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। तुम सब बाहर जाओ, अभी के अभी। यांस ने म्यू और निशान की तरफ बिना देखे दहाड़ते हुए कहा। म्यू ने कुछ कहना चाहा पर शुभ ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने का इशारा किया। सब बाहर निकल गए और यांस ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में अब सिर्फ यांस और प्रशंसा थे। यांस तेज कदमों से प्रशंसा की तरफ बढ़ा और उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि प्रशंसा के मुंह से चीख निकल गई। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या निर्देश दिए थे मैंने तुम्हें? यांस ने उसके चेहरे के करीब आकर चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज में कमरे की खिड़कियां तक थरथरा गईं। यस, वो मम्मी और भाभी ने कहा था। और शादी की शॉपिंग? प्रशंसा ने हकलाते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की। शट अप, जस्ट शट अप। शॉपिंग? तुम्हें अपनी जान से ज्यादा वो फालतू के कपड़े और लहंगे की चिंता थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर तुम्हें एक खरोच भी आती तो मैं क्या करता? मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि घर से बाहर मत निकलना, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी मर्जी चलानी थी। न्यास ने उसे झकझोरते हुए कहा। प्रशंसा के आंसू उसकी शर्ट पर गिर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे डर लग रहा है, प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? न्यास ने कमरे में रखा एक फूलदान उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके टुकड़े प्रशंसा के पैरों के पास गिरे। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मेरे दुश्मन ने तुम्हारे गले तक हाथ पहुंचा दिया और तुम कह रही हो शांत हो जाऊं? अगर आज मेरा गार्ड वहां नहीं होता तो क्या मैं यहाँ तुम्हारा चेहरा देखने आता या तुम्हारी लाश? बोलो। यांस ने दहाड़ते हुए उसे जवाब मांगा। प्रशंसा उसकी पकड़ में असहाय थी। वह बस सिसक रही थी। यांस ने उसे अपनी तरफ और करीब खींचा। सुनो कान खोलकर, आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखोगी जब तक मैं ना कहूँ। तुम्हारी दुनिया अब इस हवेली की चार दीवारी के अंदर खत्म होती है और अगर तुमने फिर से मेरी बात टालने की कोशिश की तो याद रखना प्रशंसा, मैं तुम्हें उस अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा जहां तुम अपनी परछाई भी नहीं देख पाओगी। यह मेरी धमकी नहीं, मेरा हुक्म है। यांस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे डराते हुए कहा। उसने प्रशंसा को बिस्तर पर धकेल दिया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। प्रशंसा बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने प्यार का वह रूप जगा दिया है जिसे उसने कभी नहीं देखना चाहा था। यांस कमरे से बाहर निकला और सीधे सुख के पास गया। सुख, क्या अपडेट है? सर, वो बाइक वाला पकड़ा गया है। वह विक्रम मल्होत्रा का ही आदमी है। ये हमारे गुप्त बेस पर है, शुभ ने कहा। गाड़ी निकालो, यास ने सख्ती से कहा। अगले 2 घंटों तक सुंदरपुर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम में चीखें गूंजती रही। यास ने खुद उस गुंडे को तब तक पीटा जब तक वह आत्मरा नहीं हो गया। उसके बाद उसने विक्रम मल्होत्रा को वीडियो कॉल किया। विक्रम, स्क्रीन की तरफ देखो। तुमने मेरी जान पर हाथ डाला है, अब मैं तुम्हारा साम्राज्य जलाऊंगा। आज से ठीक 24 घंटे के अंदर
मल्होत्रा ग्रुप का एक भी शेयर बाजार में नहीं बचेगा और तुम सड़कों पर भीख मांगोगे। ये यास कपूर का वादा है। यास ने कॉल काट दी और सबको निर्देश दिए कि विक्रम की सारी अवैध संपत्तियों की जानकारी पब्लिक की जाए और उसके सारे बिजनेस पार्टनर्स को डराया जाए। रात खत्म होने से पहले विक्रम मल्होत्रा का पतन शुरू हो चुका था। सुबह होने तक यास ने सुंदरपुर छोड़ने का फैसला किया। वह प्रशंसा से मिलना भी नहीं चाहता था। उसका गुस्सा अभी भी उसके प्यार पर भारी था। भैया, आप भाभी से मिले बिना जा रही हैं। वह बहुत रो रही है और उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। सार्थक ने फोन पर उसे समझाने की कोशिश की। सार्थक, उसे रोने दो। शायद उन आंसुओं से उसे याद रहे कि मेरी बात टालने का अंजाम क्या होता है। मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ खत्म करना है। यास ने रूखेपन से कहा। यास कपूर मुंबई के जीवन मेंशन पहुंचा। घर में सन्नाटा था। जया जी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह प्रशंसा से दूर तो आ गया था, पर उसका मन अभी भी वहीं अटका था। गुस्सा, प्यार, डर और इंतकाम का एक भयानक समंदर उसके अंदर उमड़ रहा था। उधर सुंदरपुर में प्रशंसा ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह बस उस बंद कमरे में पड़ी रहती और यहाँ की उन धमकियों को याद करके सिहर उठती। उनके रिश्ते में अब एक गहरी दरार आ गई थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ यास का पुराना वाला प्यार ही भर सकता था। जीवन मेंशन के डाइनिंग टेबल पर आज सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक भारीपन था जो यास कपूर की मौजूदगी की वजह से था। यास अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें सामने रखे आईपैड पर थी और वह तेजी से कुछ फाइल से स्क्रॉल कर रहा था। उसके चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता थी। कल रात से उसने घर में किसी से एक शब्द भी नहीं बोला था। जया जी ने चाय का कप यास की तरफ बढ़ाया और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे कुछ पूछे। उन्होंने धीरे से अपने पति जीवन जी की तरफ देखा। जीवन जी ने भी बस नजरों ही नजरों में मना कर दिया। वे जानते थे कि जब यहाँ से इस रूप में होता है तो उससे बात करना आग में हाथ डालने जैसा है। खुद उसके माता पिता भी कभी कभी उसके इस बेकाबू गुस्से और खामोशी से डर जाते थे। तभी सामने दीवार पर लगे बड़े से टीवी स्क्रीन पर न्यूज फ्लैश होने लगी। ब्रेकिंग न्यूज। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पतन। शेयर बाजार में विक्रम मल्होत्रा के सारे शेयर्स मिट्टी में मिले। रातों रात हुआ अरबों का नुकसान। विक्रम मल्होत्रा के खिलाफ धोखाधड़ी और किडनैपिंग के कई केस दर्ज। पुलिस किसी भी वक्त कर सकती है गिरफ्तार। यास ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसके होंठों पर एक ठंडी और बेरहम मुस्कान आई। उसने अपनी चाय का एक घूंट लिया और सबको मैसेज किया। विक्रम के बचने का कोई रास्ता नहीं रहना चाहिए। उसे सलाखों के पीछे सड़ने दो। हवेली की रौनक जैसी कहीं खो गई थी। प्रशंसा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी सोने में देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। उसने पिछले 10 घंटों में यास को 20 बार कॉल किया था। उसने फिर से डायल किया। रिंग जा रही थी पर यास ने फोन नहीं उठाया। अगली बार जब उसने कॉल किया तो यास ने कॉल काट दिया। प्रशंसा के दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। उसने फिर से कोशिश की, पर इस बार आवाज आई, आपका डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। यास ने उसका नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया था। प्रशंसा फोन बिस्तर पर पटक कर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मैं क्या करूं? मैं मर जाऊंगी उनके बिना। प्रशंसा ने कमरे में दाखिल हुई। मीहू भाभी के गले लगकर कहा। मीहू की आंखों में भी आंसू आ गए। प्रशंसा, शांत हो जा मेरी जान। वह बहुत गुस्से में है। उसे थोड़ा वक्त दे। उसे तेरी फिक्र है इसलिए वह ऐसा कर रहा है। मीहू ने उसे सहलाते हुए कहा। कैसी फिक्र भाभी? वो मुझे डराकर चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे। क्या प्यार ऐसा होता है? क्या मेरी एक गलती की सजा इतनी बड़ी है? प्रशंसा ने सिसकते हुए पूछा। तभी उसकी माँ सरोज जी कमरे में आई। उनके हाथ में पानी का गिलास था। प्रशंसा, मेरी बात सुन बेटा, यश बुरा नहीं है। बस उसके प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग और सख्त है। उसने जो बाजार में देखा उससे वह टूट गया था। उसे डर था कि कहीं वह तुझे खो ना दे और डर ही इंसान को गुस्सा दिलाता है। तू हिम्मत मत हार। सरोज जी ने उसे समझाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। मोहन जी रसोई से खुद खिचड़ी की प्लेट लेकर आए थे। उन्होंने देखा कि प्रशंसा अभी भी गुमसुम है। वह उसके पास गए और उसके सर पर हाथ रखा। बिटिया, क्या अपने पिता को भी भूखा रखेगी? जब तक तू नहीं खाएगी मैं भी अन्न का एक दाना नहीं हिलूंगा। मोहन जी की आवाज में एक पिता की ममता और बेबसी थी। प्रशंसा ने अपने पिता की तरफ देखा और उसकी आंखों में फिर आंसू छलक पड़े।
पापा वो मुझसे नफरत करने लगे हैं। कोई तुमसे नफरत नहीं कर सकता प्रशंसा। तुम तो इस घर की जान हो और अब उस घर की भी। चल ये दो निवाले मेरे हाथ से खा ले। मोहन जी ने अपने हाथों से उसे निवाला खिलाना शुरू किया। प्रशंसा ने बिना किसी विरोध के खाना शुरू किया, पर उसका हर निवाला आंसुओं के साथ गले से नीचे उतर रहा था। यहाँ से अपने केबिन में खड़ा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने अपना फोन निकाला और रिजेक्टेड कॉल्स की लिस्ट देखी। प्रशंसा की 30 मिस्ड कॉल थे। उसका दिल तड़प उठा। उसका मन किया कि वह अभी कॉल बैक करे और उससे कहे कि वह उससे बहुत प्यार करता है। पर तभी उसे बाजार का वो मंजर याद आ गया जहाँ पर बाइक वाला उसकी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ की मुट्ठियां भिज गईं। नहीं, अगर मैं अभी पिघल गया तो वह फिर से लापरवाह हो जाएगी। उसे डराना जरूरी है। उसे एहसास होना चाहिए कि उसकी जान सिर्फ उसकी नहीं, मेरी है। और मेरी मर्जी के बिना मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। न्यास ने खुद को कठोर बनाते हुए सोचा। सुबंदर आया। सर, सिंगापुर वाली डील क्लोज हो गई है और विक्रम मल्होत्रा अब जेल में है। क्या हम वापस सुंदरपुर जाने की तैयारी करें? सुम ने सावधानी से पूछा। नहीं, अभी नहीं। मैं अगले एक हफ्ते तक उससे कोई बात नहीं करूंगा। उसे समझ आने दो कि आज कपूर की बात टालने का मतलब क्या होता है। और सुन, हवेली की सुरक्षा और बढ़ा दो। मुझे हर घंटे की रिपोर्ट चाहिए। यास ने खिड़की की तरफ पीठ करके खड़े होते हुए कहा। यास की बेरुखी की दीवार बहुत ऊंची और सख्त थी और उस दीवार की दूसरी तरफ प्रशंसा का मासूम प्यार उस दीवार को गिराने की कोशिश में लहूलुहान हो रहा था। हवेली के उस बड़े से कमरे में जहाँ कभी पायल की छनछनाहट और खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वहां सिर्फ एक भारी और घुटन भरी सन्नाटा था। प्रशंसा बिस्तर के एक कोने में अपने घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी। उसने वही दुपट्टा अपने चेहरे से सटा रखा था जिसे यास ने पहली बार छुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें अब आंसू भी सूख चुके थे। मीनू कमरे के अंदर आई और उसने देखा कि प्रशंसा की प्लेट वैसी की वैसी रखी है। उसने गहरी सांस ली और प्रशंसा के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। प्रशंसा, तू कब तक ऐसे रहेगी? देख, तूने कल से कुछ ठीक से नहीं खाया है। शरीर साथ छोड़ देगा तेरा। मीनू ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा। प्रशंसा ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। भाभी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी एक गलती इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से ही बेदखल कर दिया? वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। प्रशंसा ने सिसकते हुए अपनी बात पूरी की। मीनू ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपनी तरफ घुमाया। मेरी बात ध्यान से सुन प्रशंसा। न्यास ने तुझे अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं किया है, बल्कि वह तुझे अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानता है। इसलिए उसे इतना गुस्सा आया। उसे डर लगा कि अगर उस दिन कुछ हो जाता तो वह अपनी रूह को कैसे बचा पाता। वह इंसान पत्थर दिल नहीं है, वह बस डर गया है और उसका गुस्सा उस डर की ढाल है। मीनू ने उसे समझाने की कोशिश की। पर भाभी, प्यार में तो माफ कर दिया जाता है ना। उन्होंने तो मुझे डराया। उन्होंने कहा कि वो मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे। क्या कोई अपने प्यार से ऐसी बातें कहता है? मुझे उनसे डर लगने लगा है भाभी। मुझे लगता है कि मैं उनके काबिल ही नहीं हूँ। शायद वो कोई बहुत बड़ी और समझदार लड़की चाहते थे, मुझ जैसी बेवकूफ नहीं जो अपनी जान भी नहीं बचा सकती। प्रशंसा की आवाज में अपनी ही नजरों में गिरने का दर्द था। मीनू ने उसके गालों को सहलाया। पागल है तू। उसे कोई और नहीं चाहिए। उसे सिर्फ तू चाहिए। और जहां तक उस अंधेरे कमरे वाली बात है, वो उसका गुस्सा बोल रहा था। यश कपूर जब गुस्से में होता है तो उसे खुद नहीं पता होता कि वह क्या बोल रहा है। वह मुंबई में बैठकर भी सिर्फ तेरे बारे में ही सोच रहा होगा। मुझे यकीन है कि वह तड़प रहा होगा, पर उसकी ईगो और उसकी जिद उसे फोन करने से रोक रही है। तू बस हिम्मत मत हार। देख, प्यार का मतलब सिर्फ साथ हंसना ही नहीं होता, एक दूसरे के गुस्से को सहना भी होता है। मीनू ने बहुत लंबी और गहरी बात कही। प्रशंसा ने अपनी आंखें बंद कर ली। भाभी, मेरा मन कर रहा है कि मैं भागकर उनके पास चली जाऊं, उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लूं। बस वो एक बार मुझसे बात कर लें। उनकी ये बेरुखी मुझे मार डालेगी। प्रशंसा ने अपनी तड़प जाहिर की। यहाँ सबने कमरे की बालकनी में खड़ा था। हाथ में सिगरेट थी जिसे उसने जलाया तो था, पर पिया नहीं था। वह बस धुएं को हवा में विलीन होते देख रहा था। मुंबई की बारिश थम चुकी थी, पर उसके अंदर का तूफान अभी भी उतना ही उग्र था। तभी पीछे से सार्थक आया। सार्थक ने यास की पीठ की तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि उसका भाई किस जहन्नुम से गुजर रहा है। वह चुपचाप यास के पास जाकर खड़ा हो गया। भैया,
आप खुद को सजा दे रहे हैं या भाभी को? क्योंकि आपका चेहरा देखकर लग नहीं रहा कि आप बहुत चैन में हैं। सार्थक ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में कहा। यांस ने सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाया और बिना मुड़े कहा, सार्थक, मुझे इस वक्त किसी की नसीहत नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। यांस की आवाज में अभी भी वही पुरानी खनक थी। नहीं जाऊंगा, आज तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भैया, आपने विक्रम मल्होत्रा को बर्बाद कर दिया। आपने उसे जेल भेज दिया। आपका इंतकाम पूरा हो गया, तो फिर अब ये बेरुखी क्यों? क्या आप प्रशंसा भाभी को भी अपना दुश्मन मान रहे हैं? सार्थक ने सवाल किया। दुश्मन नहीं है वह मेरी जान है वह, इसलिए मुझे गुस्सा है। सार्थक, तुम्हें अंदाजा भी है कि उस दिन क्या हो सकता था? अगर मैं उसे खो देता, तो क्या तुम आज मुझसे बात कर रहे होते? मैं खत्म हो जाता। मैंने उसे हजारों बार कहा था कि बाहर मत निकलना, पर उसे शॉपिंग करनी थी। उसे अपनी जान से ज्यादा वो लहंगे की फिक्र थी। यास ने पलटकर अपनी आंखों की लाली दिखाते हुए कहा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ यास के कंधे पर रखा। भैया, वह एक छोटी सी मासूम लड़की है। उसने पहली बार प्यार देखा है। उसे नहीं पता था कि आपकी दुनिया कितनी खतरनाक है। वह तो बस अपनी शादी के लिए उत्साहित थी। क्या खुशी मनाना गुनाह है? और आप उसे माफ करने के बजाय उसका नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। आपको पता है वह सुंदरपुर में किस हाल में होगी? निशान भाई का फोन आया था। वह कह रहे थे कि उसने 2 दिन से दाना पानी नहीं छुआ है। वह बस रो रही है और आपका नाम ले रही है। सार्थक ने कड़वा सच बोला। यास का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। दाना पानी नहीं छुआ? क्यों? उसे खाना खाना चाहिए। वह खुद को बीमार कर लेगी। यास की आवाज में अब गुस्से की जगह चिंता ने ले ली थी। तो और क्या करेगी भैया? जिसे वह अपनी दुनिया मानती है, उसी ने उसे अंधेरे कमरे की धमकी दी है। वह डर गई है आपसे। वह प्यार नहीं, अब खौफ महसूस कर रही है। क्या आप यही चाहते थे कि आपकी होने वाली पत्नी आपसे डरे? सार्थक ने बहुत ही गहरी चोट की। यहाँ डाइनिंग चेयर पर बैठ गया और अपना सिर अपने दोनों हाथों के बीच थाम लिया। मेरा मकसद उसे डराना नहीं था सार्थक। मेरा मकसद उसे अपनी अहमियत समझाना था। मैं चाहता हूँ कि वह समझे कि उसकी जान पर सिर्फ उसका हक नहीं है। समझ गई होगी भैया। और अब मत तड़पाइए उसे। जाइए, उससे बात कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपका गुस्सा शांत हो, तब तक वह टूटकर बिखर चुकी हो। सार्थक ने आखिरी बात कही और कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसने अपना फोन उठाया, रिजेक्ट लिस्ट खोली, प्रशंसा का नाम देखा। उसकी उंगली अनब्लॉक बटन पर जाकर रुक गई। उसके अंदर का अहंकारी आंस अभी भी उसे रोक रहा था, पर उसके अंदर का आशिक आंस अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने फोन फिर से मेज पर पटक दिया। नहीं, अभी नहीं। उसे एक दिन और इंतजार करने दो। उसे एहसास होना चाहिए कि यास कपूर के साथ मजाक नहीं चलता। पर उस रात यास भी नहीं सो पाया। वह बार बार कमरे में टहलता रहा। उसकी नजरें हर पल उस फोन पर टिकी थीं जो अब खामोश था, क्योंकि प्रशंसा ने अब कॉल करना छोड़ दिया था। और यही खामोशी यास को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। हवेली के दालान में आज फिर वही खामोशी थी जो पिछले कुछ दिनों से इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। प्रशंसा अपने कमरे के झरोखों के पास बैठी सूनी नजरों से बाहर के पेड़ों को देख रही थी। उसका शरीर काफी कमजोर पड़ चुका था और आंखों की मासूम चमक अब धुंधली पड़ गई थी। मीहू भाभी बार बार उसके पास आती थी, पर प्रशंसा सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि उसे भूख नहीं है। तभी मीहू के हाथ में रखा फोन तेज आवाज में बजने लगा। स्क्रीन पर यास कपूर का नाम चमक रहा था। मीहू के चेहरे पर एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत प्रशंसा की तरफ देखा, जो फोन की आवाज सुनकर ही झटके से मुड़ी थी। मीनू ने फोन उठाया और जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से यांस की वही बर्फ जैसी ठंडी और सख्त आवाज सुनाई दी। मीनू भाभी, फोन को अभी के अभी स्पीकर पर डालिए और उसे प्रशंसा के ठीक सामने रखिए। मुझे उसे सीधे बात करनी है। यांस ने बिना किसी भूमिका के आदेश देते हुए कहा। मीनू ने प्रशंसा की तरफ देखा और फोन का स्पीकर ऑन करके उसे प्रशंसा के पास बेड पर रख दिया। प्रशंसा के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे अपना ही शोर सुनाई दे रहा था। उसे लगा कि शायद यहाँ सब उसे माफ कर देंगे। शायद वो कहेंगे कि प्रशंसा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। प्रशंसा ने कांपते हुए होठों से कहा, यहाँ आप शट अप, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी है। यहाँ ने उसे बीच में ही काट दिया और उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त और ठंडी हो गई थी। म्यू भाभी, आप सुन रही हैं? मुझे खबर मिली है कि इस लड़की ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। इसे बता दीजिए कि अगर इसने अगले आधे घंटे के अंदर प्लेट साफ नहीं की,
तो मुझसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा, और अगर ये बीमार पड़ी तो मैं सुंदरपुर आकर जो तमाशा करूंगा उसका अंजाम पूरा गांव देखेगा। ये प्यार नहीं है, ये मेरा हुक्म है। अगर इसने एक दाना भी छोड़ा तो मैं हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। यास ने लगभग दहाड़ते हुए अपनी धमकी दी और बिना कोई जवाब सुने फोन काट दिया। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। फिर संसा पत्थर की मूर्ति बनी उस फोन को देख रही थी जिसे यांस ने काट दिया था। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपकी और फोन की स्क्रीन पर गिर गई। उसे उम्मीद थी मरहम की, पर उसे मिला था एक और जख्म। सरोज जी कमरे में आई और उन्होंने देखा कि प्रशंसा चुपचाप रो रही है। मीनू उसके पास थाली लेकर बैठी थी। प्रशंसा, देख बेटा, वह जो भी कह रहा है गुस्से में कह रहा है, पर उसकी बात मान ले। तू जानती है ना वो कितना जिद्दी है। अगर तूने खाना नहीं खाया तो वह सच में कुछ कर बैठेगा। सरोज जी ने उसे समझाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो बस मुझ पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ या उनकी कैदी। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, बस धमकी देकर फोन काट दिया। प्रशंसा ने अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बिलखते हुए कहा। मीनू ने निवाला तोड़कर उसके मुंह के पास किया। देख प्रशंसा, यास कपूर को प्यार जताना नहीं आता, उसे सिर्फ हिफाजत करनी आती है, और उसे लगता है कि डराना ही हिफाजत का तरीका है। तू खा ले, कम से कम उसकी नफरत को और मत बढ़ा। मीनू ने नम आंखों से कहा। प्रशंसा गार्डन में टहल रही थी, तभी उसका बड़ा भाई निशान वहां आया। निशान ने अपनी बहन की हालत देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह प्रशंसा के पास जाकर खड़ा हो गया। प्रशंसा, तू कब तक इस बात को लेकर बैठी रहेगी? यश का फोन मेरे पास भी आया था। वह बहुत गुस्से में है, पर उस गुस्से के पीछे उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। निशान ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा। भैया, क्या प्यार में सजा दी जाती है? क्या प्यार में ब्लॉक किया जाता है? उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ, पर वो मुझे मौका ही नहीं दे रहे। फिर संसा ने अपने भाई से शिकायत की। निशान ने एक लंबी सांस ली। देख गुड़िया, याज की दुनिया बहुत अलग है। वह जिस ऊंचाई पर बैठा है, माँ दुश्मन बहुत ज्यादा है। उसे डर है कि उसकी वजह से तुझे कुछ ना हो जाए। उसका गुस्सा जायज है, पर उसका तरीका गलत है। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, पर तू खुद को ऐसे मत गला। निशान ने उसे गले लगाते हुए तसल्ली दी। फिर संसा ने कुछ नहीं कहा, बस वह खामोशी से आकाश को देख रही थी जहाँ अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में भी अब ऐसा ही अंधेरा छाने वाला है। यास की वह सख्त आवाज उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। मुझसे बुरा कोई दूसरा नहीं होगा। यास अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने खाने की प्लेट रखी थी जो ठंडी हो चुकी थी। उसने एक निवाला भी नहीं खाया था। सुबंदर आया और उसने देखा कि यास की हालत ठीक नहीं है। सर, निशान सर का मैसेज आया है। मैम ने खाना खा लिया है। शुभ ने बहुत ही दबी आवाज में जानकारी दी। यास के चेहरे पर एक पल के लिए राहत आई, पर उसने उसे तुरंत छिपा लिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, यास ने अपनी आंखों को मूंदते हुए कहा। शुभ के जाते ही यास ने अपनी मेज पर मुक्का मारा। क्यों करती है वह ऐसा? क्यों मुझे इतना मजबूर कर देती है कि मैं उसे डराऊं? मैं उसे नफरत नहीं कर सकता, पर उसे माफ करना भी अभी मुमकिन नहीं है। उसे सिखाना होगा कि मेरी बात टालने की कीमत क्या होती है। यास ने खुद से ही लड़ते हुए कहा। यास की नाराजगी की ये दीवार अब और भी ऊंची हो गई थी। उसे लग रहा था कि वह प्रशंसा को सुधार रहा है, पर हकीकत में वह उसे अपने से और दूर कर रहा था। फासले बढ़ रहे थे और दोनों के दिल अलग अलग शहरों में एक ही दर्द में तड़प रहे थे। हवेली के दालान में सन्नाटा था, लेकिन प्रशंसा के दिल में एक तूफान उठा हुआ था। वह पिछले कई घंटों से सोई नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार यास का वह सख्त चेहरा और कानों में उसकी वह कड़वी धमकियां गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह यहाँ बैठी रही तो यह खामोशी उनके रिश्ते को पूरी तरह निगल जाएगी। उसे यान से मिलना था। उसे उनकी आंखों में देखकर अपनी माफी मांगनी थी। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली और बगल वाले कमरे में गई जहाँ उसका भाई निशान सो रहा था। फिर संसा ने दबे पांव जाकर उसे जगाया। भैया, भैया उठो ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, फिर संसा ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। निशान ने अपनी आंखें मली और घड़ी की तरफ देखा। फिर संसा, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? निशान ने फिक्र के साथ पूछा।
भैया मुझे मुंबई जाना है, मुझे यांशी के पास ले चलो। मैं उनके बिना एक पल भी और नहीं रह सकती। उनकी बेरुखी मुझे मार डालेगी। प्रशंसा ने अपनी बात कहते हुए निशान का हाथ कसकर पकड़ लिया। निशान ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। क्या पागल हो गई है क्या? तुझे अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? यहाँ अभी जिस मानसिक स्थिति में है, अगर तुम बिना बताए वहां पहुंची तो वह आग बबूला हो जाएगा। उसने साफ कहा है कि तुम सुंदरपुर से बाहर नहीं निकलोगी। मैं तुम्हें वहां ले जाकर उसकी नफरत का शिकार नहीं बना सकता। निशान ने साफ मना करते हुए कहा। नहीं भैया, आप नहीं समझते। मैं गुस्से में है क्योंकि मैं उनसे दूर हूँ। जब मैं उनके सामने जाऊंगी तो वह मुझे मना नहीं कर पाएंगे। प्लीज भैया, मेरी खातिर अगर आप नहीं ले जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैं बस स्टेशन चली जाऊंगी। प्रशंसा ने अपनी आंखों में जिद और आंसू लिए हुए कहा। फिर संसार, जिद मत करो, सुबह बात करेंगे। जाओ अपने कमरे में। निशान ने उसे टालने की कोशिश की, पर प्रशंसा वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। ठीक है, अगर आप नहीं ले जाते तो मैं सुबह तक यहीं बैठी रहूंगी। मैं तब तक अन्न का दाना नहीं लूंगी जब तक आप मुझे उनसे नहीं मिलवाते। निशान ने अपना सिर पकड़ लिया। वह जानता था कि प्रशंसा जितनी मासूम है उतनी ही जिद्दी भी, और उसकी तबीयत पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी। उसने म्यू की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। म्यू ने भी आंखों से इशारा किया कि शायद यही एक रास्ता है उनके बीच की करवाट को खत्म करने का। ठीक है मेरी माँ, हार गया मैं तुम्हारी इस जिद के आगे। हम मुंबई चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। हम घर में सबको ये कहेंगे कि तुम्हारी तबीयत खराब है और हम तुम्हें चेकअप के लिए शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अगर पापा को पता चला कि हम मुंबई जा रहे हैं तो बहुत हंगामा होगा। निशान ने आखिरकार हार मानते हुए कहा। प्रशंसा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। अगली सुबह करीब 7 बजे निशान अपनी गाड़ी लेकर तैयार था। सरोज जी और मोहन जी को बताया गया कि प्रशंसा की कमजोरी को देखते हुए उसे शहर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी है। म्यू भी साथ थी, ताकि किसी को शक न हो और प्रशंसा को अकेलापन महसूस न हो। गाड़ी जैसे जैसे मुंबई की ओर बढ़ रही थी, प्रशंसा की धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थीं। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था। क्या वो मुझे देखकर खुश होंगे या फिर से गुस्सा करेंगे? हम बस पहुंचने ही वाले हैं प्रशंसा। तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? म्यू ने उसका हाथ थामते हुए पूछा। भाभी, मुझे डर लग रहा है। अगर उन्होंने मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया तो? अगर वो मुझसे और ज्यादा नाराज हो गए तो? प्रशंसा ने अपनी आशंका जताई। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा देखकर बड़े बड़ों का गुस्सा पिघल जाता है। तो वो तो फिर भी तुम्हारे पति हैं। म्यू ने उसे हिम्मत देते हुए मुस्कुराकर कहा। जेके इंडस्ट्रीज का गगनचुंबी इमारत के सामने निशान की गाड़ी रुकी। यहाँ का माहौल, यहाँ की भीड़ और यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर देखकर प्रशंसा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी इतनी बड़ी और भव्य जगह नहीं देखी थी। प्रशंसा, सुनो, तुम खुद को इस दुपट्टे से पूरी तरह कवर कर लो। यहाँ बहुत मीडिया और बिजनेस राइवल्स हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम यहाँ आई हो, जब तक तुम यहाँ के केबिन में ना पहुंच जाओ। निशान ने एक बड़ा और भारी दुपट्टा देते हुए कहा। प्रशंसा ने अपना चेहरा और सिर उस दुपट्टे से ऐसे लपेट लिया कि सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। वह बिल्कुल एक आम लड़की लग रही थी, जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वे तीनों जैसे रिसेप्शन एरिया में पहुंचे, वहां मौजूद शुभ की नजर उन पर पड़ गई। शुभ, जो कि यहाँ का पर्सनल असिस्टेंट था, वह निशान को देखते ही पहचान गया। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। निशान सर, आप यहाँ? और ये? शुभ ने हैरानी से प्रशंसा की तरफ देखते हुए पूछा, जिसे पहचानना मुश्किल था। शुभ, ये प्रशंसा है। इसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। क्या यहाँ सुंदर है? निशान ने दबी आवाज में पूछा। शुभ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सर, बॉस अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग में है और उनका मूड बहुत ज्यादा खराब है। अगर उन्हें पता चला कि मैम यहाँ आई हैं तो? शुभ ने रुकते हुए कहा। शुभ प्लीज, मुझे बस उनसे एक बार मिलने दो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्रशंसा ने दुपट्टे के अंदर से दबी आवाज में गुजारिश की। शुभ ने चारों तरफ देखा और गहरी सांस ली। ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। शुभ उन्हें एक प्राइवेट लिफ्ट से सीधा टॉप फ्लोर पर ले गया, जहाँ यास का केबिन था। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर शुभ ने मीहू और निशान को रोका। सर, मैम, आप दोनों यहाँ वेटिंग एरिया में बैठिए। यहाँ काफी लोग आ जा रहे हैं। मैं मैम को अंदर ले जाता हूँ। बॉस के केबिन के बाहर एक छोटा सा गलियारा है,
वहाँ कोई नहीं आता। शुभ ने सुझाव दिया। म्यू और निशान वेटिंग एरिया के सोफे पर बैठ गए। फिर संसा का दिल अब उसके सीने से बाहर आने को था। शुभ उसे लेकर यहाँ के विशाल केबिन के बाहरी दरवाजे के पास पहुंचा। मैम, बॉस अंदर है। वो अभी एक फोन कॉल पर बहुत चिल्ला रहे थे। आप यहीं खड़ी रहिए, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। आप अंदर चली जाइए, पर प्लीज सावधान रहिएगा। शुभ ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा और केबिन का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। फिर संसा वहीं खड़ी रह गई। केबिन के अंदर से यांस की गरजती हुई आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे बहाना नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। फिर संसा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह उस भारी दरवाजे के बाहर खड़ी कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर कदम बढ़ाए या वापस भाग जाए, लेकिन उसका प्यार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। फिर संसा ने बहुत ही कांपते हाथों से केबिन का वह भारी कांच का दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा किसी आलीशान महल से कम नहीं था, पर उस भव्यता के बीच जो इंसान खड़ा था, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शक्ति का घेरा था। यहाँ खिड़की की तरफ पीट करके खड़ा था और फोन पर किसी क्लाइंट को बुरी तरह झाड़ रहा था। फिर संसा अंदर दाखिल हुई और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। दरवाजे की हल्की सी आवाज सुनकर यांस ने बिना पीछे मुड़े बहुत ही रूखेपन से कहा, सो मैंने कहा था ना कि मुझे अगले आधे घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। गेट आउट। यांस ने अपनी गहरी और भारी आवाज में चिल्लाकर कहा। फिर संसा की जगह कोई और होता तो शायद डर के मारे भाग जाता, पर वह वहीं खड़ी रही। उसने अपने चेहरे से वह भारी दुपट्टा धीरे से हटाया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। शुभ, सुना नहीं तुमने? बाहर जाओ। यांस फिर से दहाड़ा और इस बार वह गुस्से से पीछे मुड़ा। जैसे ही यांस की नजर सामने खड़ी प्रशंसा पर पड़ी, उसके हाथ से फोन छूटकर कालीन पर गिर गया। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया था कि जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं था। यांस की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की अभी सुंदरपुर की हवेली में होनी चाहिए थी, वह उसके ऑफिस के सबसे सुरक्षित केबिन में उसके सामने खड़ी है। लगभग 2 मिनट तक दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। यांस की आंखों में पहले हैरानी आई, फिर तड़प और फिर भयानक गुस्सा, जिसने सब कुछ राख कर देने की कसम खा रखी थी। प्रशंसा सिर्फ उसे देख रही थी। उसकी बेरुखी ने उसे पहले ही तोड़ दिया था, पर अब उसका सामना करना उसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? किसने परमिशन दी तुम्हें सुंदरपुर छोड़ने की? यांस ने अपनी आवाज को इतना धीमा और खतरनाक बना लिया कि प्रशंसा के रेंगटे खड़े हो गए। वह तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास आकर रुक गया। यांस, मुझे आपसे बात करनी थी। आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। मैं मर जाती वहां आपके बिना। प्रशंसा ने सिसकते हुए अपना हाथ उसके कोट की आस्तीन पर रखा। अपना हाथ हटाओ यहाँ से, अभी के अभी। दास ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरी सुरक्षा को चुनौती दी है। तुमने उन हजारों दुश्मनों को न्योता दिया है जो मेरी एक कमजोरी की तलाश में है, और तुम खुद चलकर यहाँ आ गई हो। क्या चाहती हो तुम? तमाशा बनाना चाहती हो मेरा? यांस ने चिल्लाकर कहा और मेज पर रखा एक पेपर वेट उठाकर दीवार पर दे मारा। प्रशंसा डर के मारे कांपने लगी। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं बस आपसे माफी मांगना चाहती थी। मुझे वह बाजार वाली बात के लिए बहुत अफसोस है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रशंसा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माफी? तुम्हें लगता है माफी सब कुछ ठीक कर देगी? यांस ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोर दिया। मैंने तुम्हें हजारों बार वार्न किया था, पर तुम्हें अपनी मर्जी चलानी थी, और आज भी तुम अपनी मर्जी से यहाँ आ गई हो। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती। तुम्हें लगता है कि तुम रो दोगी और मैं पिघल जाऊंगा, पर इस बार नहीं प्रशंसा। इस बार तुम बहुत बड़ी कीमत चुकाओगी। यांस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे डराते हुए कहा। प्रशंसा की सहन शक्ति जवाब दे गई। मैं यांस के पैरों में गिर गई और उसके जूते पकड़ लिए। प्लीज यांस, मुझे मत तड़पाइए। मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूंगी। बस मुझे खुद से दूर मत कीजिए। मैं आपके पैरों में गिरकर माफी मांगती हूँ। प्रशंसा ने सिसकते हुए यांस के पैरों पर अपना सिर रख दिया। जैसे ही प्रशंसा उसके पैरों में गिरी, यांस का गुस्सा और साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि उसकी होने वाली पत्नी, जिसे वह अपनी दुनिया की रानी बनाना चाहता था, वह इस तरह उसके पैरों में पड़ी है। खड़ी हो जाओ, अभी की अभी खड़ी हो जाओ प्रशंसा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यांस ने उसे वहां से पकड़कर
लगभग हवा में उठा दिया और सोफे पर धकेल दिया। तुम्हें क्या लगता है, पैरों में गिरकर तुम मुझे मना लोगी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे नफरत है इस कमजोरी से, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम जेके इंडस्ट्रीज के बॉस के सामने इस तरह का बर्ताव कर रही हो। अगर किसी ने देख लिया होता तो मेरी साख का क्या होता? तुम सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में सोचती हो, मेरी जिम्मेदारी के बारे में नहीं। यास ने कमरे में टहलते हुए अपना गुस्सा निकाला। फिर संसा सोफे पर सिमट कर रह गई। मैं बस प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए आई हूँ। प्यार? प्यार ऐसा नहीं होता प्रशंसा। प्यार में सम्मान होता है, आदेशों का पालन होता है। तुम तो सिर्फ मेरी नाक कटवाने पर तुली हो। शुभ, शुभ अंदर आओ अभी, यास ने इंटरकॉम पर चिल्लाकर कहा। शुभ तुरंत अंदर आया। सर, सो गाड़ी निकालो और इस लड़की को अभी के अभी सुंदरपुर वापस छोड़कर आओ। और निशान और म्यू भाभी से कह देना कि अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मैं जेके बिला के दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ले जाओ इसे यहाँ से। यहाँ ने बिना पीछे मुड़े खिड़की की तरफ देखते हुए हुक्म दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ मुंबई में ही रहूंगी। आप मुझे जहाँ रखना चाहें रखिए, पर मैं सुंदरपुर वापस नहीं जाऊंगी। प्रशंसा ने अपनी जगह से उठकर दृढ़ता से कहा। यहाँ उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने मना किया? तुम यास कपूर को मना कर रही हो? ठीक है, अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती तो याद रखना, यहाँ की जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं होगी। तुम इसी ऑफिस के रेस्ट रूम में बंद रहोगी जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता। और अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूंगा और फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अब फैसला तुम्हारा है। यास ने अपनी आखिरी धमकी देते हुए उसे चेतावनी दी। प्रशंसा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। मुझे मंजूर है, आप मुझे कहीं भी बंद रखिए, बस अपनी नजरों के सामने रखिए। प्रशंसा ने बहुत ही हिम्मत के साथ कहा। यास ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और केबिन से बाहर निकल गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि प्रशंसा का दिल एक बार फिर सहम गया। उसकी नाराजगी अभी भी बरकरार थी और प्रशंसा जानती थी कि उसे मनाने के लिए अभी उसे बहुत सारे जख्म सहने होंगे।